जब आपने सोचा कि मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना है या देश सेवा करनी है, वो सफ़र आपने कैसे शुरू किया? आज बहुत अच्छी बात है कि अन्य सरकारों के मुख्यमंत्री, अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखने के लिए दिल्ली में आते हैं, स्कूलों को देखने के लिए आते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि जो अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के हज़ारों लाखों करोड़ रुपए उन्होंने माफ़ कर दिया। पहले भारतीय जनता पार्टी तमाम और पार्टियों के नेताओं के मिली भगत से नशे का और शराब का कारोबार चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। नमस्कार, मैं विष्णु सिंह और आप देख रहे हैं महाखबर न्यूज़। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र त्रिलोकपुरी में और आज हम बात करेंगे यहाँ के विधायक श्री रोहित कुमार मेहरोलिया जी से और जानेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं और उनके कामों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये है कि जो आपका राजनीतिक सफ़र है, जब आपने सोचा कि मुझे किसी पार्टी को ज्वाइन करना है या देश सेवा करनी है, वो सफ़र आपने कैसे शुरू किया? देखिए, मैं अन्ना आंदोलन के समय से ही अरविंद केजरीवाल जी के संपर्क में आया जी। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की क्रांतिकारी विचारधारा, देशभक्ति, ईमानदारी से प्रभावित होकर मैं इस आंदोलन का हिस्सा बना। एक छोटे से कार्यकर्ता के तौर पे मैंने काम शुरू किया। आज भी एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता था कि आने वाले समय के अंदर ये आंदोलन राजनीतिक पार्टी की शक्ल अख्तियार करेगा जी। या कभी हम इलेक्शन लड़ेंगे या नेता बनेंगे, विधायक बनेंगे जी। मैं एक प्राइवेट स्कूल के अंदर म्यूज़िक टीचर था और मैं म्यूजिशियन हूँ, म्यूज़िक कंपोज़र हूँ जी, कलाकार हूँ। मेरे घर में किसी ने भी इलेक्शन नहीं लड़ा था और कभी सोचा भी नहीं था कि भी राजनीति में इस तरह से आना होगा। और अरविंद केजरीवाल जी की वजह से ही, आम आदमी पार्टी की वजह से आज हम विधायक के तौर पे इतने बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और मैं बताऊं आपको कि आज बड़े फ़ख्र के साथ में हम कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने के लिए आए हैं। तो आज बड़े फ़ख्र के साथ कहते हैं कि हमने राजनीति को बदला है। आज वो मुद्दे जो भारतीय राजनीति से बिल्कुल नदारद हो गए थे, चाहे बात करें शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लोगों की सहूलियतों की, ये कहीं ना कहीं जातिवाद, क्षेत्रवाद और धर्म की राजनीति के बीच कहीं खो गए थे। आज फिर से आम आदमी पार्टी ने इन तमाम मुद्दों को प्रासंगिक करके दिखाया है। आज दिल्ली के अंदर जो शिक्षा के अंदर क्रांतिकारी बदलाव हुआ है, आज उसका डंका देश विदेश में बोल रहा है। आज बहुत अच्छी बात है कि अन्य सरकारों के मुख्यमंत्री, अन्य पार्टियों के मुख्यमंत्री भी दिल्ली का शिक्षा मॉडल देखने के लिए दिल्ली में आते हैं, स्कूलों को देखने के लिए आते हैं, मोहल्ला क्लिनिक को देखने आते हैं, अस्पतालों को देखने आते हैं। ये बदलाव है। अब से पहले कभी, जब आम आदमी पार्टी नहीं थी, जब इस प्रकार से आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री के कामों को देखने आ रहा है। आज वो लोग जो हमेशा ऐसी पार्टियाँ, भारतीय जनता पार्टी जैसी राजनीतिक दल कि जो हमेशा मंदिर मस्जिद की बात किया करती थी, आज हमने उनको भी शिक्षा के ऊपर, स्कूलों के ऊपर बात करने को मजबूर करा है। ये हमारी जीत है। सर, जैसे आपने बात की शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो काम किए पिछले 8 सालों में, जब से केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, सरकार आपकी आई है, उसके बाद से देखा गया कि आपने एक नई शिक्षा नीति को सामने रखा। हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं सिसोदिया जी, उन्होंने एक नई नीति रखी कि बच्चों का जो सरकारी स्कूल है उसमें बदलाव होने चाहिए, उसमें नई नई चीज़ें आनी चाहिए, बच्चों को आज के मॉडर्न ज़माने से जोड़ना चाहिए। लेकिन सर, एक डाटा कहता है कि दिल्ली में जो सरकारी स्कूल हैं उसमें से आप लोगों ने सिर्फ 27% जो स्कूल हैं उन्हीं पर काम किया है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो बदलाव हुआ है, आप जाके तमाम बच्चों से पूछिए, पेरेंट्स से पूछिए कि दिल्ली के अंदर पहले स्कूलों की हालत क्या थी। ये किसी से छुपा नहीं है कि तमाम स्कूलों के अंदर मकड़ी के बड़े बड़े जाले नज़र आते थे, टॉयलेट नहीं होता था, होता भी था तो बदबू का भंडार, नर्क का भंडार होता था। लड़कियां तो ख़ास तौर से, हमारी बेटियां स्कूल जाने से इसलिए परहेज़ करती थी कि वहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं होती थी। अपने स्कूलिंग नहीं कर पाते थे बच्चे, इसी वजह से, सुविधाओं की वजह से डेस्क टूटे होते थे। और कुछ चीज़ें की बात करें तो ना पढ़ाई का स्तर था, ना बैठने के लिए सुविधा थी। आज प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बढ़कर अच्छी फैसिलिटीज़ आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में मिल रही है। आज अगर आप देखें तो दिल्ली सरकार के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं। वो तमाम सुविधाएं जो कभी मोटी मोटी फ़ीस देकर
प्राइवेट स्कूलों में पैसे वालों के बच्चों को मिला करती थी, आज गरीब से गरीब आदमी के बच्चों को शानदार क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसकी हम बात करते हैं, आज वो शानदार शिक्षा बच्चों को मिल रही है। न केवल दिल्ली सरकार ने दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा है, मतलब जो मूलभूत जो वहाँ पर सुविधाएं, अच्छे बैठने के डेस्क हैं, आज कंप्यूटर क्लासेस हैं, वहाँ पर एसी क्लासेस बना दिए गए हैं, कमरे बना दिए गए हैं। आज बच्चों के जो सर्वांगीण विकास के लिए जो माहौल ज़रूरी है, जो सुविधाएं ज़रूरी है, आज वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मिल रहा है और तमाम स्कूलों का कायाकल्प हो गया है। आपको सिंगल स्कूल भी देखने को नहीं मिलेगा जिसमें बदलाव ना आया हो। और मैं अभी आपको बता देता हूँ कि भाजपा के अभी कुछ मंत्री, कुछ उनके नेता दिल्ली के स्कूलों को एक्सपोज करने के लिए आए और ख़ुद ही एक्सपोज हो गए। दिल्ली के स्कूल ढूंढने आए थे कि भाई कौन से स्कूल बेकार हैं, उनको एक स्कूल ढूंढने से नहीं मिला और एक पता नहीं किसी स्कूल में जाकर उस स्कूल का जो स्टोर, जहाँ पर कि जो बेकार का जो सामान वहाँ पर रखा जाता है, वो देखिए कोई क्लास का कमरा नहीं था, खाली स्टोर था कि जहाँ पर टूटे फूटा जो सामान वहाँ पर पड़ा होता है वो दिखा रहे थे। देखिए जी क्या हालत है स्कूलों की। आप स्कूलों का कमरा तो दिखाते हैं भाई, वो स्टोर में जाके आप दिखा रहे हैं। स्टोर तो बनता है, बना इसलिए होता है जो टूटा फूटा सामान हो। हमारे घरों में भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा कमरा मिल जाता है कि भाई जहाँ पर हम अपने जो काम का सामान नहीं है या टूट फूट गया है, कोई कुर्सी टूट गई, कोई टेबल टूट गई, उनको हम रख लें इस तरह से। तो ये आज दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल से आज पूरे देश के अंदर एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है और आज तमाम राज्यों के अंदर जब से आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनी है तब से भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बेचैनी शुरू हो गई। तमाम पार्टियों के अंदर बेचैनी शुरू हो गई है कि अरविंद केजरीवाल का उनके पास कोई तोड़ नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता दिन ब दिन पूरे देश के हर राज्य में, हर प्रांत में बढ़ती जा रही है। सर, भाजपा के एक नेता है मनोज तिवारी, उन्होंने केजरीवाल जी पे, हमारे उप मुख्यमंत्री सत्यादेव जी पे और साथ ही जो अन्य विधायक और मंत्री हैं आम आदमी पार्टी के, उन पे ये आरोप लगाया है कि जब से आप लोगों ने बसें फ्री कर दी, बिजली फ्री कर दी, स्कूल में बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें, जो भी किताबें हैं, उनके जो स्मार्ट क्लासेस हैं वो चालू कर दी, उसके बाद वो उनका ये कहना है कि ये सब आप लोगों ने कर तो दिया लेकिन इससे जनता को आप मुफ्तखोर बना रहे हैं, जनता इससे मुफ्तखोरी की तरफ बढ़ रही है, ना कि काम करने की तरफ प्रेरित हो रही है। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं कि जो आज तमाम सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और जनता खुश है जी। आप अगर देखें कि अगर दिल्ली के अंदर बसों के अंदर माता बहनों के लिए यात्रा फ्री हो गई, बसों में कौन यात्रा करता है भाई? गरीब आदमी करता है। जो बड़े बड़े जो करोड़पति लोग हैं वो तो अपनी महंगी महंगी कारों में जाते हैं। उस बस के अंदर जो एक घरेलू सहायिका का काम करने वाली कोई हमारी बहन जो अपने बच्चों के लिए दूसरे घरों में अगर बर्तन मारने जाती है और बस में जब वो जाती है तो उसके 30 रुपये आने के बचते हैं, 30 रुपये जाने के बचते हैं, 60 रुपये जब उसके बच जाते हैं तो 60 रुपये में घर लौटते हुए अपने बच्चों को कोई अच्छा फ्रूट्स भी लेके जा सकती है, बच्चों के लिए कॉपी पेंसिल भी लेके जा सकती है, कुछ और सामान भी, अपनी ज़रूरत का सामान भी ले सकती है। तो उसके दिल से कितनी दुआएं निकलती होगी। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मॉडल है कि जो तमाम मुफ्त की सुविधाएं अपने मंत्रियों को दे रहे हैं, अपने तमाम नेताओं को देने के पीछे लगे हुए हैं, अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के हज़ारों लाखों करोड़ रुपए उन्होंने माफ़ कर दिया। और हमारी जो सरकार है अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो दिल्ली में चल रही है, आज हम एक गरीब आदमी को वो तमाम सुविधाएं मुफ्त देने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हर आदमी, गरीब आदमी अपने 2 पैसे बचाकर अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे सके, अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सके। चलिए, आपने बात की उद्योगपतियों की, तो हमारा अगला सवाल ये है कि जो सरकार नई शराब नीति लेके आई है उसके बाद, हालांकि ये एक अच्छा कदम है, लेकिन भाजपा सरकार ने आप पे आरोप लगाया है कि आपकी जो शराब नीति, आप नई शराब नीति लेके आए हैं, इसमें आपने जो उद्योगपति लोग हैं जो प्राइवेट दुकानें चला रहे हैं या प्राइवेट चीज़ों से ये शराब को बेच रहे हैं, आपने उनका फ़ायदा करने के लिए ये नीति लेके आए हैं। इस पर आपका क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के अंदर पहले लगभग 850 दुकानें थी। आज प्रेजेंट टाइम के अंदर दिल्ली में लगभग 450 दुकानें हैं। तो ये इसको बढ़ाया गया है, घटाया गया है? ये संख्या आंकड़े मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें पहले भारतीय जनता पार्टी या तमाम और पार्टियों के नेताओं के मिली भगत से दिल्ली के अंदर अवैध नशे का और शराब का कारोबार चल रहा था।
एक एक वार्ड ऐसे ऐसे थे जहाँ 35 मतलब 15-15, 16-16 ठेके खुले हुए थे। कुछ ऐसे थे कि जहाँ पर एक भी नहीं था। वो तमाम जो इस तरह की बंदरबाट और वो चल रही थी, अवैध जो कारोबार था, उसको बंद करके, और जो राजस्व का नुकसान दिल्ली सरकार को हो रहा था, नई शराब नीति की वजह से 3000 करोड़ का दिल्ली सरकार के राजस्व का फ़ायदा हुआ। वो तब है कि जब 850 से घटाकर वो दुकानें 450 पे ले आए, और इसका ओपन टेंडर सब कुछ हुआ है, और इसमें बिल्कुल निष्पक्ष पारदर्शिता के साथ में सारा काम हुआ है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है, और आने वाले समय के अंदर वो सारी चीज़ें एक करके सिलसिलेवार तरीके से सारी स्पष्ट हो रही हैं और होती रहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी लोगों का ध्यान हटाने के लिए इस तरह के अनर्गल आरोप आम आदमी पार्टी पे लगा रही है कि आज, ताकि लोग बात ना करें बेरोज़गारी की, बात ना करें महंगाई की, बात ना करें बढ़ते हुए पेट्रोल के और डीजल के दामों की, घरेलू जो गैस के सिलेंडर के बढ़ते दाम हैं उनकी बात ना करें, भूखमरी की बात ना करें, बदहाली की बात ना करें, और ये तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के अनर्गल आरोप आम आदमी पार्टी पर लगाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किया जा रहा है। और लोग जानते हैं कि जितना काम दिल्ली के अंदर पिछले 5-7 सालों में हुआ है, 75 सालों में काम नहीं हुआ था। आज जनता समझदार है, जनता जागरूक है, जनता सब कुछ देख रही है। और आज आप देख लीजिए कि जहाँ पर नशा, मतलब अगर शराब की अगर नीति की बात करें, गुजरात की अगर नशा और शराब नीति की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर 75 लोग मारे गए हैं अभी जहरीले शराब पीकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इसके अंदर पीछे इसमें जुड़े हुए उनके तार इसमें नज़र आए हैं कि वो ही इस अवैध कारोबार को चला रहे थे, जिनकी वजह से 75 लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। तो विधायक जी, अगला सवाल आपसे ये कि एमसीडी चुनाव होने थे दिल्ली में, वो कब से टाले जा रहे हैं, तो इसके आप क्या बोलना चाहेंगे? इस पक्ष में क्या बोलेंगे कि चुनाव क्यों टाले जा रहे हैं? किसका क्या कारण इसके पीछे, चुनाव टालने के पीछे? देखिए, मैंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम करके दिखाया है, एक तरफ पिछले 6 सालों में 7 सालों में जो दिल्ली में बदलाव हुआ है, बात करें बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, एक तरफ 15 सालों का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है एमसीडी के अंदर। आप दोनों को तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक भी ऐसा काम नहीं है जो वो सीना ठोक कर कह सके जी हमने ये काम कराया है जनता के हित में। सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय लैंड्रोपो को गाय करने के, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, उनके नेताओं ने दूसरा कोई काम नहीं किया। एमसीडी को दुनिया के सबसे भ्रष्ट डिपार्टमेंट की सूची में पहले पायदान पे लाने का काम केवल उन्होंने किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। और जब भाजपा ने अपना सर्वे कराया, उस सर्वे में निकल कर आया कि आम आदमी पार्टी 272 में से 250 से ज़्यादा सीटें जीत रही है, तो बौखलाहट में उन्होंने आनन फानन में, जिस दिन दिल्ली चुनाव आयोग के द्वारा जिस दिन चुनाव के तारीखों का ऐलान होना था, ठीक उसी दिन उन्होंने केंद्र से अमित शाह जी का फ़ोन आता है, गृह मंत्रालय का फ़ोन आता है कि आप चुनावों को रद्द करा दीजिए, हम अभी एमसीडी चुनाव नहीं करा सकते, हम ये बदलने जा रहे हैं, एकीकरण करें। एकीकरण के नाम पर ये तमाम तरह का पाखंड रचा गया है। और आज एमसीडी के अंदर जो सफाई कर्मचारी हैं, आज भी उनको समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। अब तो एकीकरण हो गया भैया, और अब तो केंद्र का नुमाइंदा चला रहा है। तो अगर मान लीजिए समय पर सैलरी नहीं मिल रही है कर्मचारियों को, उनका बकाया नहीं मिल रहा, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब मोदी जी पैसा क्यों नहीं भेजते हैं एमसीडी के लिए, सफाई कर्मचारियों के लिए, तमाम उनके जितने भी वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, उनको क्यों नहीं एमसीडी की बदहाली को दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है? तो सीधा सीधा ये है कि आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता दिल्ली में इतनी बढ़ गई है कि अभी घबराकर इन्होंने ये चुनावों को रद्द कराया। और इसका प्रमाण ये भी कि अभी हाल ही के अंदर जो राजेंद्र नगर विधानसभा के अंदर उपचुनाव हुआ है, आम आदमी पार्टी ने उसमें शानदार जीत दर्ज कराई है। ये आज उनका बौखलाहट और उस पर बेचैनी और बढ़ गई है उस जीत के बाद। सर, एक और सवाल आपसे ये कि जब केजरीवाल जिन चुनाव लड़ रहे थे, जो पहली बार वो चुनाव लड़ने के लिए आए थे, तो ये जो विषय है यमुना का विषय, ये हमेशा से चर्चा में रहा है। हर पार्टी इसको अपना चुनावी एजेंडा बना के चुनाव लड़ने के लिए आती है। केजरीवाल जी ने भी वही बोला कि हम जब आएंगे सरकार में तो हम सबसे पहला उद्देश्य जो होगा वो यमुना को साफ़ करने का होगा। लेकिन आज भी देखा जाए तो यमुना में कालिंदी कुंज से जब भी आप गुजरे, आप देखिए कि उसमें जहरीले झाग पड़े हुए हैं। जब भी छठ पूजा मनानी होती है तब भी यमुना का पानी गंदा होता है। तो इस क्षेत्र में कहाँ तक काम पहुँचा सर? देखिए, आप तमाम आंकड़े उठाकर देख लो,
जितना ज़मीनी स्तर पे काम दिल्ली के अंदर हो रहा है यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए, अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बड़ी व्यापक एक योजना उसके लिए बनाई हुई है, उस पर काम चल रहा है। और आने वाले सालों के अंदर आप देखेंगे दिल्ली के अंदर यमुना बिल्कुल निर्मल पानी उसका होगा। और जैसे पुरानी सरकारें, भाजपा की सरकारें रही हैं कि जिन्होंने नमामि गंगे और तमाम तरह की इस तरह की योजना चलाई थी, उसके बाद भी आज गंगा की और तमाम नदियों की अगर बात करें आज बहुत बेकार हालत है। तो उससे तो लाख गुना ज़्यादा बेहतर काम दिल्ली के अंदर हो रहा है। तमाम जितने भी जो नाले हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है जो नालों में गिर रहा है, उसको रोकने के लिए अलग से नीति बनाई जा रही है। जो नाले हैं उनके पानी को एसटीपी द्वारा उनको साफ़ करके तब यमुना में डालने के लिए बड़े स्तर पे एसटीपी प्लांट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं और इस दिशा में बहुत काम हो रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो नदियाँ होती हैं वो हमारे को जीवन देती हैं, जीवन दायिनी हमारी नदियाँ होती हैं और उस पे लेके सबको मिलकर काम करना चाहिए। क्योंकि जो यमुना का उद्गम है वो दिल्ली से नहीं होता है, यमुना तो पीछे से आ रही है, ठीक है, पूरा हरियाणा और वहाँ से पीछे से निकल के जब आती है यमुनोत्री से शुरू होती है और वहाँ से हरियाणा का कितना बड़ा हिस्सा रहता है, तो जितना जो वेस्ट आता है। लेकिन उसमें ये मानते हैं कि दिल्ली में जो नाले हैं, जो इस तरह के ड्रेनेज हैं जो सीधे गिर रहे थे, वो अभी अचानक से नहीं आए, वो पहले की सरकारों की व्यवस्था इस तरह से बनी हुई थी। उनकी ये उदासीनता का ये परिचायक है कि अभी तक उन्होंने इस दिशा में कुछ भी नहीं सोचा कि आज दिल्ली के अंदर, यमुना के अंदर इतना पॉल्यूशन जो बढ़ा है। तो अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर, क्योंकि काम जो पिछले सालों में नहीं हुए थे उनको 1-2 दिन में करना संभव नहीं है और उनको चरणबद्ध तरीके से प्राथमिकताओं के आधार पर इस दिशा में बड़े तेज़ी से काम हो रहा है। सर, आखिरी सवाल आपका इस इंटरव्यू में, जो पॉल्यूशन है ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। जब भी ठंडियाँ आती हैं तो स्मॉग आ जाता है पूरे शहर में, इतना धुंधलापन होता है कि गाड़ी नहीं चल पाती, लोगों को दिखाई नहीं देता, सांस फूलने लगती है। तो जो एयर पॉल्यूशन है, दिल्ली सरकार ने उसको कम करने के लिए ऑड इवन का फार्मूला अपनाया। उन्होंने कहा कि ऑड इवन चलाएंगे तो जी ऑड दिन जो डेट होगी, जैसे 3, 5, 7 के दिन ऑड नंबर गाड़ी चलेंगी और इवन के दिन 2, 4, 6 नंबर की जो गाड़ियाँ वो चलेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो दिल्ली का नाम है, जब सर्वे होकर आता है पूरी दुनिया से, तो दिल्ली का नाम वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी में हमेशा क्यों आता है? देखिए, दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन है जी, उसका मुख्य जो कारक है वो आसपास के राज्यों से जो आने वाला जो धुआं है, जो वहाँ से आने वाले जो पराली का धुआं है, उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट दिल्ली के क्लाइमेट के ऊपर पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के अंदर जो दिल्ली के जो द्वारा पॉल्यूशन जो उत्पन्न होता है वो केवल 17% है, बाकी सारा पॉल्यूशन आसपास के राज्यों से दिल्ली में वहाँ पर पहुँचता है। और अरविंद केजरीवाल जी ने पराली के लिए पहली बार पूरे देश के अंदर बायोडिकम्पोज की व्यवस्था वहाँ पर की, निःशुल्क छिड़काव की और पूसा के वैज्ञानिकों ने उसको तैयार किया। तमाम जितने हमारे किसान हैं दिल्ली के अंदर उनको निःशुल्क उसकी व्यवस्था कराई गई बायोडिकम्पोज की। ये बड़ा कारगर भी साबित हुआ कि दिल्ली के अंदर जो पराली लोग जला रहे थे वो उनको पूरी तरह लगाम लगी। तो इससे प्रेरणा लेते हुए अन्य सरकारों को हरियाणा में और अन्य राज्यों में इस तरह से जो पराली जलाते हैं उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। और साथ ही साथ ऑड इवन की व्यवस्था दिल्ली सरकार ने की कि जो वाहनों से होने वाला जो धुआं है उसको कम किया जाए। और साथ ही साथ स्मोक टावर लगाए गए पूरे देश के अंदर। पहला स्मोक टावर दिल्ली के अंदर लगा कि जो उसको पर रोकने के लिए, जो पॉल्यूशन को रोकने के लिए व्यवस्था की गई। और साथ ही साथ जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थी उनके ऊपर नियमित रूप से पानी का छिड़काव हो, उसको सुनिश्चित किया गया दिल्ली सरकार की ओर से। और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इसको बड़े गंभीरता से इस विषय को लेते हैं और हमारे पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी खुद घूमकर एक साइट पे जाकर वो इसको निरीक्षण करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्यावरण का जो विषय है, इसमें जब तक आम लोग अपनी भागीदारी नहीं देंगे, सभी सरकारें मिलकर काम नहीं करेंगे, इससे हम निजात नहीं पा सकते हैं। तो जनता से भी सरकार ने आह्वान किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि आप इसमें सहयोग करें। ऑड इवन को सफल बनाने की बात हो, चाहे जो जितना भी पॉल्यूशन जो वैसे होता है, लोग अपने मान लीजिए कुछ जो कोई अंगीठी जला रहा है या तो कोई वैसे कूड़ा जला रहा है खुले में, उसको भी पूरी तरीके से रोक लगाई गई। और जो खुले में कूड़ा जलाने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया। एनजीटी का भी उसमें कड़े उसमें एक नियम है। लेकिन दिल्ली सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो काम किया है वो सीधे आंकड़े आप देख सकते हैं कि अब से 3-4 साल पहले जो दिल्ली के अंदर हालात होती थी, अब इसके लिए अब जो आप आंकड़े देखेंगे तो उसमें
काफ़ी सुधार आया है और अब दिल्ली के अंदर जो हालात हैं सही दिशा में बढ़ रहे हैं। लोग जागरूक भी हो रहे हैं इसके लिए कि दिल्ली के उसको बेहतर बनाया जाए, साथ ही साथ पॉल्यूशन को कम करने के लिए और दिल्ली के अंदर जो हरित क्षेत्र है उसको बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार ने प्रयास किया। जहां पूरे देश भर में तमाम राज्यों का आप आंकड़े उठा के देख लीजिए कि जो वन्य क्षेत्र था, जो हरित क्षेत्र था, वो सभी राज्यों के अंदर कम हुआ है। केवल दिल्ली एक इकलौता राज्य है कि जहाँ पर 19.5% से बढ़कर हरित क्षेत्र 23% दिल्ली के अंदर हो गया है। तो दिल्ली सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए बड़ा एक युद्ध स्तर पर काम किया। उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अंदर आज हरित क्षेत्र बढ़ा है और ज़्यादा से ज़्यादा हरित क्षेत्र बढ़ने से सीधा सीधा जो असर पड़ता है वो साफ़ सुथरा वातावरण होता है, लोगों को अच्छी सांस मिलती है। धन्यवाद सर। तो जैसा आपने देखा कि ये थे यहाँ के विधायक रोहित मेहरोलिया जी। इन्होंने हमारे सारे सवालों का जवाब बहुत ही बेहतरीन से दिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही इस इंटरव्यू वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैं विष्णु सिंह, महाखबर न्यूज़ से। धन्यवाद।